हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी भी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपके साथ में अकाउंटिंग के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ, जहाँ पे मैं आपके साथ में प्रीवियस ईयर 2021 के पीवाईक्यूज को यहाँ पे आपके साथ में कवर कर रही हूँ, जहाँ पे मैं आपके साथ में जो 2021 के क्वेश्चन है उसको यहाँ पे क्या करूंगी, कवर करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे 25 नवंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें शिफ्ट सेकंड के पीवाईक्यूज को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग अपने सेशन के इस पहले क्वेश्चन के साथ में। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये क्या कह रहा है, ये आप लोगों के पास में ये क्या कहते हैं कि जो अलग अलग इन्वेंट्री के सिस्टम होते हैं, जैसे कि जेआईटी सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट होती है। एबीसी एनालिसिस होता है, एफएसएनडी एनालिसिस होता है, वीईडी एनालिसिस होता है। तो इसके मैच करना है इनके साथ में। तो एक आप लोगों के पास में क्या होता है, अलग अलग इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है आप लोगों के पास में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है ट्रैक करने की, कंट्रोल करने की इन्वेंट्री के ऑर्डर को। ठीक है, तो यहाँ पे फिनिश गुड्स की मैनेजमेंट की जाती है। तो अलग अलग मैनेजमेंट की टेक्निक्स रहती हैं। पहली क्या होती है, ए बी सी एनालिसिस होती है। तो यहाँ पर जो इन्वेंट्री की आइटम्स होती हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज के अंदर, ए बी और सी। ए के अंदर वो प्रोडक्ट आते हैं जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, बी के अंदर मॉडरेट एक्सपेंसिव इन्वेंट्री आती है, और सी के अंदर जो लीस्ट एक्सपेंसिव होते हैं उनको डाला जाता है। एबीसी एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होता है, जेईटी। जेईटी क्या होता है, जस्ट इन टाइम। ये क्या कहते हैं कि जैसे ही आप लोगों को क्या हो, आप लोगों के पास में फिनिश गुड्स का ऑर्डर है, आपके पास में ऑर्डर है सामान बनाने का, तो आप क्या करो, रॉ मटेरियल का क्या करो, ऑर्डर दो। ठीक है, जैसे ही आपके पास में फिनिश गुड्स का ऑर्डर है तो आप रॉ मटेरियल का ऑर्डर दो, जिससे आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, जो कैरिंग कॉस्ट होगी, जो गोदाम में रखना होगा, सामान खराब होना होगा, वो कॉस्ट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। इन दिस मेथड द कंपनी कीप्स ओनली दैट मच ऑफ इन्वेंट्री विच इज नीडेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। उतना ही रखो जितना प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, जिससे इंश्योरेंस और स्टोरेज का कॉस्ट क्या होगा, सेव हो जाएगा। एक आप लोगों के पास में टेक्निक होती है एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है, जहाँ पे ऑर्डर किया जाता है, फोरकास्ट करने के बाद में कितना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से देखा जाता है, तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है। ईओक्यू मॉडल किन्होंने दिया है, बाउमल ने दिया है, जिसमें क्या आता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। तो एक ऐसा लेवल होता है स्टॉक का जहां पे क्या किया जाता है, द स्टोर मैनेजर विल रीऑर्डर द इन्वेंट्री। वो स्टोर मैनेजर जो होगा वो ऑर्डर को रीऑर्डर करता है इन्वेंट्री का, कि वो अपने मिनिमम लेवल पे पहुंच चुके हैं तो दोबारा ऑर्डर कर देना चाहिए। ठीक है, मिनिमम सेफ्टी स्टॉक, तो ये लेवल ऑफ इन्वेंट्री होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को रखना ही पड़ता है ताकि कोई भी स्टॉक आउट सिचुएशन हो तो उसके पास वो मेंटेन रहे। ठीक है, बीईडी एनालिसिस क्या होता है, यहाँ पे आइटम्स को बांटा जाता है उनकी नेसेसिटी के हिसाब से। तो कुछ बहुत ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं, वाइटल होते हैं, कुछ एसेंशियल होती हैं, कुछ हमारी मर्जी की होती हैं, वो डिजायरेबल होती हैं। फिर आता है एफएसएन मेथड, जहाँ पे कुछ गुड्स होती है जिसको हम लोग जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं, वो फास्ट मूविंग गुड्स होती है। कुछ स्लो मूविंग गुड्स होते हैं जिनको धीरे कंजप्शन किया जाता है, और कुछ नॉन मूविंग गुड्स होती हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफएसएन, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग होता है। तो जो जेआईटी सिस्टम होता है, जस्ट इन टाइम, इसमें क्या किया जाता है, इन्वेंट्री को क्या करो, तब ऑर्डर करो जब आप लोगों को फिनिश गुड्स का क्या आ जाए, ऑर्डर आ जाए। तो इससे क्या होगा कि कॉस्ट जो होगी वो आप लोगों के पास में बच जाएगी। तो इन्वेंट्री अराइव एट मैन्युफैक्चरिंग साइट जस्ट फ्यू ऑर्डर बिफोर दे आर पुट टू यूज। जब यूज करना है तभी मंगवाओ, पहले मंगवा कर नहीं रखना है। तो A3 से कनेक्ट होती है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। एबीसी एनालिसिस में क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को क्लासिफाई किया जाता है उनके यूसेज के हिसाब से। एफएसएनडी फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। तो इसमें क्या किया जाता है, कैटेगरीज को उनके डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूसेज रेट, कुछ जल्दी जल्दी मूव हो जाते हैं तो वो फास्ट मूविंग होगी, कुछ स्लो मूविंग और कुछ नॉन मूविंग होती हैं। और वीईडी एनालिसिस में क्या होता है, कुछ जरूरी चीजें होती हैं वाइटल, फिर असेंशियल, यूज के हिसाब से जब उनको बांटा जाता है तो ये क्या होता है, बीईडी एनालिसिस होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग।
बोनस शेयर, शेयर क्या होता है, जब कंपनी क्या करती है, शेयर कैपिटल को ऑब्टेन करना चाहती है तो वो क्या करती है, कैपिटल को कुछ पार्ट्स के अंदर बांट देती है। तो वो जो कुछ पार्ट्स के अंदर बांट देती है तो हर पार्ट क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। सो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। बोनस शेयर, बोनस शेयर क्या होता है, इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, कंपनी के पास में जो भी, इसमें कंपनी क्या करती है, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या करती है, फ्री में शेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इशू करती है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर किस में इशू करती है, फ्री में इशू करती है। इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। तो ये बोनस इशू होता है। ठीक है, तो ये आप ये क्या हो जाएगा, एक रेशो के हिसाब से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। ठीक है, इशू इज मेड टू दी एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ फ्री ऑफ चार्ज। तो ये क्या होता है, बोनस शेयर होता है। डीमेट शेयर आप लोगों के पास में क्या कहलाते हैं, जहां पे क्या हो जाएगा, जो डीमेट शेयर आप लोगों के पास में होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो जो डीमेट शेयर होते हैं वो क्या होते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज होते हैं। ठीक है, जहां पे पहले जो सिक्योरिटीज होती थी वो ऑफलाइन फॉर्म में होती थी, लेकिन अब किस फॉर्म में होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, डीमेट शेयर कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है, डीमेटेरियलाइजेशन कहलाती है। राइट इशू क्या होता है, जहां पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं मार्केट प्राइस से कम के ऊपर, मर्जी है। ठीक है, तो एक इनविटेशन होता है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर एट लेस देन द फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस से कम के ऊपर वो खरीद सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर को शेयर इशू किए जाते हैं तो वो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं। और नॉर्मली स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जा सकता है। वैसे जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं कर सकती है। एज पर सेक्शन 53 शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं किया जा सकता है, बट स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू किया जा सकता है अंडर सेक्शन 54 के अंडर। ठीक है, 53 में डिस्काउंट के ऊपर नहीं करना। और एक सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेक्शन क्या होता है, सेक्शन 52 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट 2 के साथ कनेक्ट हो गया, थर्ड 4 के साथ, सी जो हो गया वो 1 के साथ, और डी जो हो गया वो थर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट बनाई जाती है। जो बैलेंस शीट होती है ये क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। ये एक एज ऑन या फिर एज एट पर्टिकुलर डेट के ऊपर ये बनाई जाती है। ठीक है, सो which one of the following event after the balance sheet date would normally qualifying as adjusting event according to AS4 event after balance sheet date। सो कुछ इवेंट है जो बैलेंस शीट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट उन बनाए गए हैं, तो किए गए हैं, तो उनमें से कौन से जो होंगे वो क्वालिफाई होंगे एज एन एडजस्टिंग इवेंट अकॉर्डिंग टू AS4। अलग अलग AS आप लोगों के पास में, तो कौन से वाले इवेंट क्लासीफाई होंगे। सो इंसॉल्वेंसी ऑफ ए कस्टमर, कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, वो पैसे नहीं दे सकता है। ऑन द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के ऊपर इंसॉल्वेंसी हो गई, तो इनको क्या किया जाएगा, एडजस्टिंग इवेंट में क्वालिफाई किया जाएगा। ए डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट, ये नहीं होगा। ऑर्डिनरी डिविडेंड का डिक्लेरेशन करना, ये भी नहीं होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज्ड बिफोर द बैलेंस, ठीक है। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए कस्टमर आप लोगों के पास में रहेगा। ओके, और क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट आप लोगों के पास में हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, हम लोगों के पास में इवेंट AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 डील करते हैं किसके साथ में, कंटीजेंसीज रिमेट जो अकर होते हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो ये उन ट्रीटमेंट के ऊपर बात करता है जो अकर होते हैं बैलेंस शीट डेट और अप्रूवल डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ये क्या
है। AS4 किसके लिए हो गया आप लोगों के पास में, इवेंट्स एंड कंटीजेंसीज अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, उसके ऊपर लगता है इवेंट्स एंड कंटीजेंसीज एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो उसके ऊपर AS4 आप लोगों का अप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो इवेंट होते हैं ना वो आप लोगों के पास में दो तरीके से क्लासीफाई होते हैं। एक क्या होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट होते हैं, जिनको क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, मतलब कि जिनकी क्या होती है, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। मतलब कि जहाँ पे क्या होता है एडजस्टिंग इवेंट, ये वो इवेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है, प्रोवाइड करना होता है, दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस, मतलब कि जहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होता है और जहाँ पे क्या किया जाता है, एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कहलाता है आप लोगों के पास में एडजस्टिंग इवेंट होता है। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जहां पर कोई भी एडजस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है, जहां पे कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है, बस इनको एडजस्टमेंट नहीं करनी है। तो देखो कस्टमर की इंसॉल्वेंसी है तो उसको बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा एसेट और लायबिलिटी में, क्योंकि उससे एसेट कम हो जाएंगे। ठीक है, डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट, तो इससे क्या होगा, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जस्ट डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन जो कॉस्ट को डिटरमाइन किया जा रहा है तो इसको तो दिखाना पड़ेगा ना, तो ये आप लोगों के पास में क्या आ जाता है, एडजस्टिंग इवेंट होता है। ठीक है, move to the next question. The cash flow approach to assessing debt capacity involve the following step, arrange them in the करेक्ट सीक्वेंस। तो कैश फ्लो अप्रोच के अंदर डेट कैपेसिटी कि एक फर्म की डेट कैपेसिटी कितने की, वो कितने डेट को पे कर सकती है, तो उसके अंदर काफी सारे स्टेप्स आते हैं, तो उसका सीक्वेंस जो रहता है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाएगा, देखना है कि कैश फ्लो अप्रोच कितनी हम लोग डेट को असेस करना है, हमारी की जो एक फर्म है उसकी डेट कैपेसिटी कितनी है, कि वो कितना डेट को क्या कर सकती है, संभाल सकती है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, सबसे पहले स्पेसिफाई किया जाता है कि हम लोग कितना टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब अगर डिफॉल्ट हो जाता है, डेट की पेमेंट नहीं हो पाती है, तो हम लोग कितना टॉलरेट कर सकते हैं, तो टॉलरेंस लिमिट को स्पेसिफाई किया जाता है। देन आफ्टर एस्टिमेट किया जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश फ्लो को, ठीक है, कि कितना कैश फ्लो आने वाला है। उसके बाद में जो भी फिक्स चार्जेस हैं, जो भी पे करने, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, प्रिंसिपल रीपेमेंट करनी है, उसको देखा जाता है कितना हमने पे करना है। उसके बाद में एस्टिमेट किया जाता है कि फर्म की डेट कैपेसिटी कितनी है एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेट विच इज एक्सेप्टेबल। सबसे पहले कितना टॉलरेट कर सकते हैं वो बताया जाएगा, फिर कैश फ्लो देखेंगे कितना आने वाला है, ठीक है, कितना फिक्स चार्जेस पे करने हैं, और उसके बाद में फर्म की कितनी डेट कैपेसिटी बचेगी, कितना वो हाईएस्ट लेवल ऑफ डेट को एक्सेप्ट कर सकती हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतने क्वेश्चंस हैं, इसका एक सेकंड पार्ट और आप लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू बच्चा लोग।